हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिजर्व वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके। हमने अपने अभी तक के लेक्चर्स में ये देखा था कि हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को किस फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था। हमने अलग अलग तरीके के स्केप सीक्वेंसेस देखे थे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिखाए। अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 32 है। ओके। रिजर्वेशन से मतलब ही ऐसा है कि सपोज मैंने कोई रिजर्वेशन किया, मैंने कोई टिकट बुक कराई, तो उस सीट को मैं जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। वो अब मेरी रिजर्वेशन है। ओके। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को खरीदता हूं तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरा रिजर्वेशन है। मैं चाहे उस पर घर बनाऊं, चाहे मैं उस पर दुकान बनाऊं, चाहे मैं उस पर कोई होटल बनाऊं, वो मेरी मर्जी है। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर 32 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है कि आप इन 32 कीवर्ड्स को, इन 32 वर्ड्स को सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए यूज कर सकते हो जिन पर्पस के लिए इनको बनाया गया है सी लैंग्वेज के अंदर। आप उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए इनको यूज नहीं कर सकते। आपको ये किसी किसी बुक में रिजर्व वर्ड्स के नाम से या फिर कीवर्ड्स के नाम से जानने को मिले। ओके। तो अभी आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, यूज क्या क्या होते हैं इनके। हम इन सभी के यूज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और जहां पर भी मैं एक इनमें से किसी भी कीवर्ड का यूज करूंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये एक रिजर्व वर्ड है या फिर कीवर्ड है, और ये इतने नंबर का कीवर्ड है जो हम प्रैक्टिस में ले रहे हैं। इससे पहले हम इतने रिजर्व वर्ड्स को देख चुके हैं। तो ये तो हो गए रिजर्व वर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में। इसके अलावा मैं आज आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूँ, वो है डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स क्या होता है? आपने सी लैंग्वेज तो स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन इससे पहले आपने कभी ना कभी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो आपने देखा होगा कि जो फुल स्टॉप होता है वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से डिफर करने में, उनका मीनिंग अलग करने के लिए यूज होता है। ये बताने के लिए कि इससे पहले जो था वो एक अलग सेंटेंस है और इस फुल स्टॉप के बाद जो है वो एक नया सेंटेंस है। ऐसे ही कॉमा यूज होते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस होता है, और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनका अपने आप में एक मतलब है। जहां पर भी वो सिंबल लग जाते हैं हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर इसका क्या अर्थ है। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ डिलिमिटर्स हैं जिनका अपने आप में एक मतलब होता है। हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पर हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो डिलिमिटर्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं बस हमें। मेरा सबसे पहला डिलिमिटर है सेमी कॉलन। आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी स्टेटमेंट एंड होंगे हम उनको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। ओके। इसके अलावा हमने देखा था पैरेंथेसिस। मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में जब हमने इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि जिस भी वर्ड के बाद पैरेंथेसिस लग जाए समझ जाना वो क्या है, फंक्शन है। इसके अलावा हम अपने एक्सप्रेशंस में भी पैरेंथेसिस को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 2 × 3 + 5 - 2। तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस यूज किया प्रायोरिटी के लिए कि पहले हमको 3 + 5 करना है, उसके बाद × 2 एंड देन -2। मैथमेटिक्स का सिंपल सा फंडा है। ओके। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन, प्रायोरिटी है। ओके। इसके अलावा हमने एक और डिलिमिटर देखा था, वो था हैश। मैंने बताया था हैश क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो भी लाइन हैश से स्टार्ट होगी वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएगी। हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को हमने जब समझा था तो मैंने बताया था कि हैश से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लाइन होंगी वो सारी की सारी सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाएंगी। प्री प्रोसेसर क्या करता है, उन हैश वाली लाइन का जो कोड होता है वो किसी ना किसी फाइल के अंदर स्टोर होता है, और सिंपली उन हेडर फाइल्स की जो भी कोड है उसको उस हेडर फाइल से रिप्लेस कर देता है। मैक्रोज में भी हैश का यूज होता है।
वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीजें हैं, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये आपको समझ में आने लगेगी। ओके, इसके अलावा हमने देखा था ब्लॉक, ये करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स यूज होते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स, यानी कि जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, बंच ऑफ स्टेटमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हम करली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। अब मैंने बताया था कि मेन क्या है, एक फंक्शन है, और मेन फंक्शन जब भी कॉल होगा उसके अंदर ये जो करली ब्रैकेट के अंदर ये जो भी बंच ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। और मैंने बताया था कि मेन फंक्शन हमारे हर सी प्रोग्राम के अंदर होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन को अपने आप कॉल करता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जब भी मेन फंक्शन कॉल करेगा हमारा कंपाइलर, तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा हम अपने आने वाले चैप्टर्स में ये भी सीखेंगे कि फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से डिक्लेरेशन होगी, किस तरीके से कॉलिंग होगी, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम सब कुछ पढ़ेंगे आगे आने वाले अपने चैप्टर्स डिटेल्स में। तब तक के लिए बस पेशेंस रखिए। ओके, उसके अलावा एक और डिलिमिटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब हम अपना एरे का कंसेप्ट, एरे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या यूज होता है। ओके, इसके अलावा कॉमा, कॉमा ये जो होता है वो एक वेरिएबल के नेम को दूसरे वेरिएबल से बताने के लिए यूज होता है, कि ये जो पहला वेरिएबल है ये एक अलग वेरिएबल का नेम है, इसके बाद जो लिखा जा रहा है कॉमा के बाद वो एक दूसरा वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं वो हम इसी चैप्टर के आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा एक कॉलन, ये लेबल्स के ये यूज होता है, और जंप स्टेटमेंट जैसे कि गो टू, उसके लिए भी आप कॉलन को देख सकोगे। ये 8 तरीके के डिलिमिटर्स हैं जो इस ट्यूटोरियल के दौरान सबसे ज्यादा देखेंगे। इनफैक्ट चैप्टर 3 और 4 के बाद इनमें से ऐसा कोई भी डिलिमिटर नहीं होगा जो हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करें। इनमें से सभी के सभी डिलिमिटर्स हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज होंगे। ओके, उम्मीद है आपको डिलिमिटर्स और कीवर्ड्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में है, या फिर वो गेट एक्सपीरियंस है, या फिर वो किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।